गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एक नए अध्याय विश्व बैंक के बारे में चर्चा करेंगे। विश्व बैंक कोई एक संस्था न होकर के कुछ संस्थाओं का एक समूह है जो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात स्थापित हुए थे। इनका प्रमुख उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध से जर्जरित हो चुकी मित्र राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करना था। विश्व बैंक समूह की यदि हम इतिहास की चर्चा करें तो हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध इतना लंबा चला और यह 1939 से 1945 तक के 6 वर्षों में निरंतर चला और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप संपूर्ण यूरोप जर्जर अवस्था में पहुंच चुका था। इसी जर्जर अवस्था को दूर करने के लिए अपार मात्रा में वित्त की आवश्यकता थी। साथ ही मित्र राष्ट्रों के अनेक सहयोगी राष्ट्र थे जिन्हें भी अपने विकास कार्यों के लिए वित्त की आवश्यकता थी। इन्हीं बातों को दृष्टि में रखते हुए जब द्वितीय विश्व युद्ध का अवसान नजर आने लगा तो मित्र राष्ट्रों ने एक सम्मेलन का आयोजन किया जिसे ही हम ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के नाम से जानते हैं, जो कि 1 जुलाई 1944 से 22 जुलाई 1944 के मध्य अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में आयोजित किया गया था। इसे सामान्यतः यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, जो इसका ऑफिशियल नाम है, के नाम से भी हम जानते हैं। इसी सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि 3 प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना की जानी चाहिए। प्रथम प्रकार की जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी वो विश्व बैंक थी। द्वितीय संस्था अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और तृतीय विश्व व्यापार के संबंध में एक संस्था की स्थापना के संबंध में निर्णय था। परंतु व्यवहार में जब परिणति का समय आया तो केवल 2 संस्थाओं की स्थापना हो सकी। विश्व बैंक की स्थापना हुई और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई। व्यापार के संबंध में स्थापित होने वाली तृतीय संस्था की स्थापना नहीं हो सकी। विश्व बैंक समूह के संबंध में सामान्य विद्यार्थियों में अनेक अवसरों पर कुछ संशय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी संशय की स्थिति को दूर करने का आज हम प्रयास करेंगे। जैसे बच्चे जिस संस्था को विश्व बैंक के नाम से जानते हैं वह वास्तव में विश्व बैंक नहीं है। उसका आधिकारिक नाम अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक है, इंटरनेशनल रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बैंक। यह संस्था ही विकास बैंक या विश्व बैंक के नाम से जानी जाती है। वस्तुतः विश्व बैंक कुछ संस्थाओं का एक समूह है जिसमें ये अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक भी एक संस्था है। इसका मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में है और विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्रों से जुड़ी एक महत्वपूर्ण संस्था है। यह कई संस्थाओं का समूह है, इसलिए इसे विश्व बैंक समूह भी कहा जाता है। वर्तमान में विश्व बैंक में 189 देश सदस्य हैं। विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए किसी भी देश को पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC का सदस्य बनना पड़ता है। अब ये IFC क्या है? IFC विश्व बैंक समूह की ही एक संस्था है जिसका सदस्य IRDP का सदस्य बन सकता है। विश्व बैंक समूह को एक बार सही तरीके से समझ लेना जरूरी है कि इसमें कौन कौन सी संस्थाएं सम्मिलित होती हैं। विश्व बैंक समूह अत्यंत व्यापक समूह है जो संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को नियमित, नियंत्रित एवं संचालित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस समूह में 5 संस्थाएं सम्मिलित होती हैं। पहली जो संस्था है वो पुनर्निर्माण विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक है, जिसे हम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD के नाम से जानते हैं।
दूसरी जो संस्था है वह है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। तीसरी संस्था इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। चौथी संस्था इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, ICSID, निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। और पांचवी संस्था मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, MIGA, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। ये 5 संस्थाएं मिलकर ही विश्व बैंक समूह का निर्माण करती हैं। परंतु सामान्य जन में ये भ्रांति रहती है कि जो पहली संस्था है, जो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है, उसे ही अधिकांश लोग विश्व बैंक मान लेते हैं, जो सत्य नहीं है। यदि हम विश्व बैंक समूह के उद्देश्यों की चर्चा करें तो स्पष्ट है कि यह संस्थाएं द्वितीय विश्व युद्ध से जर्जरित हो चुकी अर्थव्यवस्थाओं के द्वारा स्थापित की गई थी। इसलिए इनका प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य अर्थव्यवस्थाओं का पुनर्निर्माण होना चाहिए। इसी चीज को हम देखते हैं कि क्या क्या उद्देश्य हैं। तो यहाँ पर इसका पहला और प्रमुख उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण एवं विकास कार्यों के लिए आर्थिक सहायता देना है। दूसरा, यह अग्रणी विकास संस्था है जो विकासशील देशों में गरीबी से लड़ने तथा सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए ऋण, गारंटी, जोखिम प्रबंध उत्पादों एवं विश्लेषणात्मक एवं सलाहकार सेवाएं देने का कार्य करती है। इसके सदस्य देश संयुक्त रूप से इसके लिए जिम्मेदार होते हैं कि कैसे इसका वित्त पोषण किया जाए और इसका पैसा कैसे खर्च किया जाए। विश्व बैंक का प्रयास सतत गरीबी को कमी के उद्देश्य से सहस्त्राब्दी लक्ष्यों तक पहुंचने पर केंद्रित है। यानी जो मुख्य रूप से या सारांश रूप में हम कहें कि विश्व में आर्थिक विकास किस प्रकार से हो, गरीब राष्ट्रों की आधारभूत समस्याओं को किस प्रकार से दूर किया जा सके, वित्त का जो अभाव उत्पन्न हुआ है उस वित्त अभाव की पूर्ति किस प्रकार से हो, पूंजी निर्माण की प्रक्रिया पुनः किस प्रकार से प्रारंभ की जाए, एक अच्छा और खुशहाल विश्व और एक समृद्ध विश्व किस प्रकार से बनाया जाए, ये सभी विश्व बैंक समूहों के उद्देश्यों के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। विश्व बैंक समूह के बारे में सामान्य जानकारी के पश्चात इसकी जो विभिन्न संस्थाएं हैं उनका अब हम पृथक पृथक अध्ययन प्रारंभ करते हैं। विश्व बैंक समूह की सबसे महत्वपूर्ण जो संस्था है वो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD है। IBRD की स्थापना 1945 में हुई थी। वर्तमान में इसके 189 सदस्य हैं। IBRD का उद्देश्य मध्य विकास वाले देशों, ऋणग्रस्त गरीब देशों में ऋण, गारंटी एवं गैर उधार सेवाओं के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा देना है, जिससे विश्लेषणात्मक एवं सलाहकार सेवाएं भी शामिल हैं। IBRD उन सदस्य देशों के स्वामित्व में है जिसकी मतदाता शक्ति देश की सापेक्ष आर्थिक शक्ति के आधार पर उसकी पूंजी सदस्यता से जुड़ी हुई है। अर्थात यहाँ पर IBRD के जो प्रशासनिक ढांचा है उसको समझाने का प्रयास हुआ है। IBRD आप लोगों को ये स्पष्टतः समझ लेना चाहिए कि IBRD कोई लोकतांत्रिक आधार पर संचालित होने वाली संस्था नहीं है। यहाँ पर विभिन्न देशों के द्वारा पूंजीगत सहायता उपलब्ध करवाई जाती है और जो देश जितनी अधिक मात्रा में पूंजीगत सहायता IBRD को उपलब्ध कराता है उसे उतना ही अधिक मताधिकार प्राप्त होता है। यानी IBRD केवल समृद्धशाली और पूंजीपति देशों के स्वामित्व वाली संस्था के रूप में यहाँ पर उभर के आती है, क्योंकि समृद्ध और पूंजीशाली देश ही अधिक मात्रा में पूंजी उपलब्ध करवा सकने में सक्षम होते हैं।
साथ ही हम आगे देखें, आईबीआरडी दुनिया के वित्तीय बाजारों में अपना अधिकांश धन जुटाता है। आईबीआरडी और आईडीए मिलकर विश्व बैंक का रूप लेते हैं, जो विकासशील देशों की सरकारों को वित्त पोषण, निजी सलाह, तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं। यह विश्व बैंक के परिचालन खर्चों को वहन करता है तथा बेहद गरीब देशों के लिए आईडीआई को धन प्रदान करता है। विश्व बैंक समूह की अगली संस्था अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन है। इसकी स्थापना 1956 में हुई। इसके वर्तमान में 184 सदस्य हैं, जो सामूहिक रूप से नीतियों को निर्धारित करते हैं। यह 100 से अधिक विकासशील देशों में उभरते बाजारों में कंपनियों और वित्तीय संस्थाओं को रोजगार सृजित करने, कर राजस्व जुटाने, कॉरपोरेट प्रशासन और पर्यावरण सुधार करने तथा उनके स्थानीय समुदायों में योगदान करने में सहायता देती है। यह विकासशील देशों में विशेष रूप से निजी क्षेत्र पर केंद्रित सबसे बड़ा वैश्विक संस्थान है। आईएफसी अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार में ऋण दायित्वों को पूरा करने के माध्यम से लगभग सभी ऋण गतिविधियों के लिए धन जुटाता है। यह आमतौर पर 7 से 12 साल की परिपक्वता वाले व्यवसायों और निजी परियोजनाओं को ऋण देता है। इसके द्वारा किए जाने वाले निवेशों के लिए समान ब्याज दर की नीति नहीं है। आईएफसी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के जोखिम को कम करने के लिए अपने वैश्विक व्यापार वित्त कार्यक्रम के माध्यम से 80 से अधिक देशों में 200 से अधिक अनुमोदित बैंकों के व्यापार भुगतान दायित्वों की गारंटी भी देता है। विश्व बैंक समूह की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण संस्था अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन आईडीए। आईडीए की स्थापना 1960 में हुई थी। वर्तमान में 173 देश इसके सदस्य हैं। आईडीए विश्व बैंक का वह हिस्सा है जो दुनिया के सबसे गरीब देशों की मदद करता है। 173 देशों द्वारा प्रबंधित आईडीए का उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। यह असमानताओं को कम करने, लोगों की जीवन स्थितियों में सुधार के लिए अनुदान प्रदान करने का कार्य करता है। यह दुनिया के 75 सबसे गरीब देशों में बुनियादी सामाजिक सेवाओं के लिए सहायता प्रदान करने वाले सबसे बड़े स्रोतों में से एक है। इसमें 39 अफ्रीका में है। आईडीए रियायती दरों पर ऋण देता है, अर्थात यह शून्य या बहुत कम ब्याज दर वसूल करता है और पुनर्भुगतान 30 से 38 वर्ष तक की अवधि में किया जा सकता है। इसमें 5 से 10 साल की छूट अवधि भी शामिल है। यह समानता, आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, उच्च आय और बेहतर जीवन स्थितियों का समर्थन करते हुए सहायता प्रदान करता है। प्राथमिक शिक्षा, बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं, स्वच्छता, स्वच्छ पानी, कृषि, व्यापार, जलवायु, बुनियादी ढांचे और संस्थागत सुधारों के लिए आईडीए सहायता करता है। विश्व बैंक समूह की चौथी सबसे महत्वपूर्ण संस्था निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। यह एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। वस्तुतः आईसीएसआईडी एक बहुपक्षीय संधि है जिसे विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशकों द्वारा तैयार किया गया है ताकि बैंक के निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य को आगे बढ़ाया जा सके। इसका प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवादों के सुलह और मध्यस्थता के लिए सुविधा प्रदान करना है। अधिकांश देशों ने
अंतर्राष्ट्रीय निवेश संधियों और कई निवेश कानूनों और अनुबंधों में निवेशक राज्य विवाद निपटान के लिए एक मंच के रूप में ICSID को मान्यता दी है। इसका नेतृत्व महासचिव द्वारा किया जाता है, जो कार्यवाही के लिए तकनीकी एवं प्रशासनिक सहायता प्रदान करता है। इसके महासचिव को पंचाट न्यायाधिकरण या सुलह आयोग का गठन करने का अधिकार है। अधिकांश मामलों में न्यायाधिकरण में 3 मध्यस्थ होते हैं: निवेशक द्वारा नियुक्त, राज्य द्वारा नियुक्त एवं दोनों पक्षों के समझौते द्वारा नियुक्त। विश्व बैंक समूह की अंतिम महत्वपूर्ण संस्था बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, MIGA। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। कानूनी तौर पर अलग और आर्थिक रूप से स्वतंत्र इकाई के रूप में इसने अपना व्यवसाय प्रारंभ किया था। इसके 179 सदस्य हैं। MIGA को विकासशील देशों में गैर वाणिज्यिक जोखिमों के खिलाफ निवेश बीमा के सार्वजनिक एवं निजी स्रोतों के पूरक के लिए बनाया गया था। यह ऋणदाताओं और निवेशकों को युद्ध जैसे राजनीतिक जोखिमों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। इसका उद्देश्य विकासशील देशों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा देना है, ताकि आर्थिक विकास में मदद मिल सके, गरीबी को कम किया जा सके और लोगों के जीवन को बेहतर बनाया जा सके। MIGA का गठन विकासशील देशों में गैर वाणिज्यिक जोखिमों के खिलाफ निवेश और बीमा के सार्वजनिक एवं निजी स्रोतों के पूरक के तौर पर किया गया था। इन जोखिमों में मुद्रा की अनिश्चितता और हस्तांतरण प्रतिबंध, सरकार का विघटन, युद्ध, आतंकवाद और नागरिक गड़बड़ियां, अनुबंध का उल्लंघन तथा वित्तीय दायित्वों के निर्वहन में भटकाव की स्थितियां आदि सम्मिलित हैं। अब हम विश्व बैंक समूह का भारत के साथ में क्या संबंध रहा है, इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। भारत विश्व बैंक के जन्म के साथ ही जुड़ा हुआ है। अमेरिका के न्यू हैम्पशायर शहर में जिस ब्रिटेन वुड सम्मेलन का आयोजन किया गया था, भारत भी उस सम्मेलन में सम्मिलित था। यानी भारत ब्रिटेन वुड में किए गए समझौतों का मूल हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक था। यानी जो भारत है वो विश्व बैंक के संस्थापक सदस्यों में सम्मिलित होता है। भारत ने 1956 में IFC और 1960 में IDA की सदस्यता प्राप्त की, और इसी के साथ में जो एक अन्य इसकी शाखा के रूप में हम देखते हैं, जिसमें मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है, उसकी सदस्यता भारत ने 1994 में प्राप्त की। इस प्रकार भारत 4 संस्थाओं में इसका सदस्य बना हुआ है। ये 4 संस्थाएं एक बार वापस से रिपीट करें। IBRD, जिसे सामान्यतः वर्ल्ड बैंक के रूप में देखते हैं, तो ये पृथक संस्था है। IBRD द्वितीय, IFC तृतीय, IDA और चतुर्थ MIGA। ये 4 संस्थाओं का भारत सदस्य है। अब प्रश्न उठता है कि एक संस्था, क्योंकि विश्व बैंक समूह में कितनी संस्थाएं हैं? 5 संस्थाएं हैं। तो एक समूह का या एक संस्था का भारत सदस्य नहीं है। वह संस्था कौन सी है? वह संस्था है निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र या इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, जो है उसका भारत सदस्य नहीं है। क्योंकि भारत का ऐसा मानना है कि जैसा कि आपको ऊपर बताया जा चुका है कि विश्व बैंक समूह एक लोकतांत्रिक संस्था नहीं है। इसमें पूंजीपति देशों द्वारा पूंजी अधिक मात्रा में लगाई गई है
और अधिक मात्रा में पूंजी लगाए जाने के कारण मताधिकार में उन्हीं पूंजीपति देशों का अधिक भार रहता है। इसलिए जो विश्व बैंक समूह है ये पूंजीपति देशों के हितों में कार्य करता है, ऐसा भारत का मानना है। और भारत का ये अनुभव रहा है कि जो निवेश विवादों के लिए निपटारे के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित हुआ है, यानी जो ICSID स्थापित हुआ है, यह पूंजीपति और विकसित देशों के हितों के संरक्षण के लिए कार्य कर रहा है। इसीलिए भारत इस संस्था का सदस्य नहीं बना। विश्व बैंक द्वारा भारत को दी जाने वाली वित्तीय सहायता की यदि हम चर्चा करें तो भारत एक ऐसे देशों में सम्मिलित है जो विश्व बैंक का बड़ा ही समर्पित सदस्य रहा है। इसने समय पर अपने सभी ऋणों को चुकाया है एवं पूर्ण गंभीरता से ऋणों का सदुपयोग करने का कार्य किया है। IBRD के द्वारा सबसे अधिक ऋण लेने वाले देशों में भारत सम्मिलित है। 2015 से 18 के बीच में भारत ने लगभग $10.2 मिलियन का ऋण IBRD से लिया था। इसी प्रकार जो भावी योजना के संदर्भ में हम देखते हैं कि IBRD का लक्ष्य 2019-22 की अवधि में भारत को 25 से 30 बिलियन डॉलर के ऋण उपलब्ध करवाने का है। धन्यवाद। आज हमने विश्व बैंक समूह की चर्चा की और इसकी जो 5 एजेंसियां हैं जिनको मिलकर के विश्व बैंक निर्मित होता है, उनके कार्यों, उद्देश्यों और उनके संगठनात्मक स्वरूप की चर्चा हमारे द्वारा आज की गई है। कल हम इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के एक किसी और बिंदु पर मिलते हैं।